हेलो एवरीवन, मैं नीतू और आज मैं अपना जो एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करने वाली हूँ जो मेरा एग रिट्रीवल के और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले का जो बीच का टाइम था उस बारे में। ठीक है, उस टाइम पे जो स्पेशली पीरियड से रिलेटेड जो चीज़ें थी मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो और वीडियोस में बहुत डिस्क्राइब किया ही है। ठीक है, आईवीएफ के टाइम का भी, आईवीएफ के बाद का भी, इनफैक्ट आईवीएफ से पहले क्या प्रॉब्लम्स थी वो भी मैंने डिस्कस की है। लेकिन ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया था। लेकिन अब काफ़ी लोग इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। तो जब एग रिट्रीवल होता है, एग रिट्रीवल का प्रोसेस तो आपने मेरी बाकी वीडियोस में देख ही लिया होगा। तो उस प्रोसेस के बाद हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह मिलती हैं और उसके बाद हमें एक बार फिर से मतलब एटलीस्ट 5 डेज़ बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। तो उस टाइम पे भी मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह मिली थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको अब नेचुरल पीरियड्स नहीं आएंगे अगर हम मेडिसिन ना दें। इसलिए एक मेडिसिन दी जाती है ताकि हमें पीरियड्स उस साइकिल में आ सके। और उस साइकिल का पीरियड जो होता है, कई लोग बोलते हैं बहुत हैवी होता है। मेरे को इतना हैवी तो नहीं था, क्योंकि मुझे वैसे भी पीरियड्स जो थे मैक्सिमम 3 डेज होते थे और बहुत हैवी पीरियड्स मुझे वैसे भी नहीं थे। तो हो सकता है कि बाकी टाइम से थोड़ा और हो, लेकिन ऐसा मुझे कोई हैवी पीरियड्स तो नहीं थे। हाँ, लेकिन जनरली बोला जाता है कि हैवी पीरियड्स हो सकते हैं और थोड़े क्रैम्पी ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा पेन रह सकता है। लेकिन मेरे जैसे नॉर्मल मुझे आते थे, मुझे उसमें थोड़ा ही डिफरेंस लगा, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं लगा। और जो उसके बाद मतलब एग रिट्रीवल के बाद एक बार पीरियड आया, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले एक और बार पीरियड आया था। ठीक है, उस साइकिल में ही ट्रांसफ़र हुआ था। तो वो वाला जो मेरा पीरियड था, ठीक है, वो बहुत कंफ्यूजिंग। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन के बाद भी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको जो पीरियड आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा इस बार का। आपका मतलब एटलीस्ट एक पैड अगर सोख हो गया तो आप हमें एक बार कॉल करेंगे और नेक्स्ट डे आपको आना होगा। तो जिस साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था उसका पीरियड इतना अजीब आया था। मतलब पहले जो स्टार्ट हुआ था, मतलब मुझे याद है ऐसे मुझे 10th को थोड़ा ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये जो ब्लीडिंग थी ये बहुत अजीब थी। मतलब मुझे ब्लैक कलर की ब्लीडिंग हो रही थी और इतना कम हो रहा था, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे पीरियड स्टार्ट होने से पहले थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा है। ठीक है, स्पॉटिंग ही था, ऐसे पीरियड तो आया ही नहीं था, तो स्पॉटिंग ही रहा था। तो और वो ब्लैक था, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि एक पैड सोख हो जाएगा तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो मतलब इतना कब होगा, लेकिन आपको पता है कि इन्फेक्शन का डर होता है अगर हम पैड को चेंज ना करें। इसलिए मुझे कुछ आवर्स में तो पैड को चेंज करना ही था। इसलिए वो समझना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि एक्चुअली में मुझे कितना हुआ है, क्योंकि वो इतना स्लो हो रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था और ऊपर से ब्लैक हो रहा था। 2 दिन तक मुझे ब्लैक ही रहा। उसके बाद मुझे 2 दिन बाद मतलब 12th में मुझे जो था थोड़ा रेड ब्लड हुआ, लेकिन वो भी सिर्फ स्पॉटिंग हुई, मुझे ऐसे पीरियड नहीं हुआ। तब मैंने फाइनली हॉस्पिटल फ़ोन करके पूछा कि मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पीरियड है, स्पॉटिंग है, मतलब ऐसा है क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल आ जाइए। तब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको एग्जैक्टली कितना हुआ है, कि आपको इतना हुआ है कि एक पैड सोख हो गया या। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, शायद एक पैड सोख जितना, क्योंकि मुझे पहले ब्लैक ब्लीडिंग आने लगा। तो डॉक्टर ने पूछा फिर आपको रेड कब से आना शुरू हुआ। तो मैंने दोनों का डेट उनको बता दिया था। फिर जब डॉक्टर ने टीवीएस किया तो उन्होंने बोला कि आपको तो एटलीस्ट 2 पैड सोख जितना हो चुका। फिर वहाँ से वो एंडोमेट्रियम जो लाइन होती है, लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि एम्ब्रियो तो अगर अच्छी भी लैब में बन गई, लेकिन अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग हमारे यूट्रस की ही अच्छी नहीं है तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी, कैरी करने में मतलब दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से वो बहुत अच्छी चाहिए होती है, उसके लिए भी मेडिसिन वगैरह मिलती है। ठीक है, वो मेडिसिन आई थिंक मुझे एक दिन में 4 खानी पड़ती थी। लेकिन मुझे लाइनिंग से रिलेटेड ऐसा कोई इशू नहीं था। मेरा जो लाइनिंग था वो पहले से ही मतलब मेडिसिन नहीं भी मिलती थी तो भी मुझे मेरा 9 तक जाता था, और मेडिसिन के बाद भी मेरा से 9.4 ऐसे गया था एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले। तो इसलिए वो सही था, इम्प्लांटेशन के लिए परफेक्ट था बल्कि। और उसके बाद तो मैंने पहले ही बताया कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से जस्ट 5 डेज़ पहले जो इंजेक्शंस वगैरह, प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस वगैरह मिलते हैं,
फिर मुझे ब्लड थिनर्स भी मिले थे, प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन भी मिली थी, और मतलब बहुत सारी मेडिसिन थी। 5 डेज़ पहले से वो मेडिसिन खानी पड़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा थी। फिर जो इंजेक्शंस थे वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी कंटिन्यू हुए थे, जो कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया भी है कि जो इंजेक्शंस थे वो मुझे कौन से लगे, कितने लगे थे, और मुझे ज़्यादा किस वजह से लगे थे। तो अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी बता सकते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।